हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, मैं कल एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें बहुपद से संबंधित 20 MCQ थे। तो कुछ लोगों ने ये कमेंट किया है कि पहले बहुपद से संबंधित बेसिक बात मैं बता दूं। ठीक, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बहुपद से संबंधित बेसिक बातें बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी कोई इक्वेशन देकर पूछे कि ये इक्वेशन बहुपद है या फिर नहीं है, तो आपको चेक कैसे करना है मैं बता देती हूँ। अगर अचर पद का घात धनात्मक हो तो वो बहुपद होता है, और धनात्मक नहीं है यानी पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एग्जाम्पल क्या है, 4x² - 3x + 1। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये इक्वेशन बहुपद है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हर एक पद का जो चर राशि होता है उसका घात चेक करेंगे कि वो धनात्मक पूर्णांक है या फिर नहीं है। अगर धनात्मक पूर्णांक होता है तो वो बहुपद होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो x में क्या घात है, 2 है, और दूसरे पद में देखें तो यहाँ पर x के 1 घात है और यहाँ पर x में 0 घात है, यानी x⁻0 क्या होता है, आपका 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 1 घात हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2, 1 और 0 यहाँ पर x के घात है, जो ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब ये इक्वेशन बहुपद है। ठीक है, अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं होता तो ये बहुपद नहीं होता। तो याद रखना है आपको, चर राशि का घात है वो धनात्मक पूर्णांक या फिर 0 होना चाहिए। अगर वो धनात्मक पूर्णांक और 0 है तो वो बहुपद होगा, वरना नहीं होगा। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, x² + 4x + 5। तो यहाँ पर अगर प्रथम पद की बात करें तो यहाँ पर चर राशि यानी x का घात कितना है, 2 है। दूसरा पद में 4x है। अगर यहाँ पर हम x की घात की बात करें तो 1 है, और तीसरा पद में 5 है। यहाँ पर x की घात हम 0 मान लेते हैं, क्योंकि x⁻0 क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो देखिए आप यहाँ पर पहला पद में x की घात कितना है, 2 है, दूसरे पद में x की घात 1 है, और तीसरा पद में x की घात 0 है। यानी जितनी भी घात है वो क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक है या फिर 0 है। इसका मतलब ये क्या है, ये इक्वेशन एक बहुपद है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, चर घात का घातांक पूर्ण धनात्मक होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चर क्या है, t है, चर राशि है t। t की घात की बात करें प्रथम पद में तो यहाँ पर t की घात हो जाएगा आपका 1/2। दूसरे पद में है t की 1/2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो चर राशि यानी t है उसका घात क्या है, 1/2 है। तो मैं आपको बताई थी, घात हमेशा पूर्ण धनात्मक होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए बहुपद होने के लिए। तो यहाँ पर घात क्या है, पूर्ण धनात्मक नहीं है, ये अपॉन में है यानी बटे में है, इसलिए ये इक्वेशन बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, ये है आपका x² - 3/x² + 16। इसे चेक करना है ये बहुपद है या नहीं है। तो क्या करेंगे, प्रथम पद में चर राशि का घात देखेंगे, कितना है, 2 है। दूसरा पद में चर राशि का घात कितना हो जाएगा, ये x अपॉन में है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3x⁻−2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरे पद में चर राशि का घात हो जाएगा आपका -2, और तीसरा पद यानी 16 में हो जाएगा आपका 0 घात। तो यहाँ पर देखिए घात क्या हो जा रहा है, -2 आ जा रहा है।
जबकि बहुपद होने के लिए धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक कोई पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 तो धनात्मक है और पूर्ण संख्या है, 0 भी है आपका, लेकिन -2 यानी यहाँ पर घात क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब इक्वेशन बहुपद होगा तब उसमें चर का घात पूर्ण धनात्मक या फिर 0 होना चाहिए, और अगर बहुपद नहीं होगा तो उसका घात होगा, चर का घात, वो पूर्ण धनात्मक नहीं होगा, यानी निगेटिव होगा या फिर बटे में होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम देखेंगे यहाँ पर बहुपद की घात कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर एक चर में इक्वेशन दिया हो तो वहाँ पर घात अलग तरीके से निकालते हैं, और 2 या अधिक चरों में इक्वेशन दिया हो तो वहाँ पर घात अलग तरीके से निकालते हैं। तो जब एक चर की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होता है, एक चर वाले बहुपद की स्थिति में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। मतलब एक चर क्या होता है, पहले तो ये बता दूं मैं आपको, चर राशि x, y या फिर z हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चर मतलब देखिए ये वाला इक्वेशन ध्यान से देखिए, यहाँ पर सिर्फ y आ रहा है, मतलब इसमें एक चर है, तो इसलिए इसे बोलते हैं एक चर का समीकरण। तो एक चर के समीकरण में जिस चर का घातांक सबसे ज़्यादा होगा वही उसका घात होगा। तो देखिए यहाँ पर दूसरा पद देखें अगर, तो y का पावर कितना है, 5 है, और तीसरा पद में y का पावर है आपका 6, यानी y के घात 6 का एक बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y का घात 6 से जो सबसे ज़्यादा है, 5 से भी ज़्यादा है और 3 से भी ज़्यादा है, इसलिए इस इक्वेशन का अगर घात की बात की जाए तो घात कितना हो जाएगा, 6। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर चर राशि का उस घात को देखेंगे जो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे इस पद का जो चर राशि है उसका घात कितना है, 5 है, तो इसका घात भी 5 होगा। मतलब अधिकतम घात उस इक्वेशन का घातांक होता है। बस आपको इतना याद रखना है। अब बात करते हैं जब 2 चर या फिर 2 से अधिक चर दिया हो। तो 2 चर मान लीजिए x और y दिया हो, तो क्या करेंगे, देखिए ये वाला इक्वेशन, यहाँ पर फर्स्ट पद की बात करें तो ये आपका 3x3, यहाँ पर घात कितना है, 3 है। दूसरा पद है आपका -7x² y², यहाँ पर 2 चर हो गया x और y, तो दोनों चर का पावर ऐड कर लेंगे। x का पावर कितना है, 2, और y का भी 2 है, यानी टोटल पावर यहाँ पर 4 आ गया। और तीसरा पद क्या है आपका, 8 है। अब हम देखेंगे कि किसका पावर सबसे ज़्यादा है। तो दूसरा पद है उसमें 4 पावर है, 2 x के और 2 y के, तो यहाँ पर घात क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं ये 4 घात का एक बहुपद है। ठीक है, अब एक बात और, एक शून्येतर अचर बहुपद की घात 0 होती है। अचर यानी वो x y z नहीं होगा, मान लीजिए अचर पद में कोई कांस्टेंट नंबर होगा, मान लीजिए 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि इस बहुपद का घात कितना है, तो यहाँ पर देखिए x की पावर अगर हम 0 लिख दें तो ये कितना होगा, 4, और x की पावर 0 का मान 1 होता है, तो ये 4 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि एक शून्येतर अचर बहुपद की घात 0 होती है। 4 क्या है आपका, अचर है, और इसका घात क्या हो गया, 0 हो गया। और ये भी आपको याद रखना है, एक शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। शून्य बहुपद मतलब कोई 0 पद है तो उसका घात नहीं बताया जा सकता, यानी परिभाषित नहीं होती है। अब हम बात करेंगे पदों की संख्या के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है।
तो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है आपका एक पदीय बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होता है एक पदीय बहुपद कहलाता है। ठीक है, देखिए आप, यह है आपका 5x, 7, 3x² माइनस, यहाँ पर कोमा है फिर से, माइनस 7x², 4 का स्क्वायर। ये क्या है? एक पदीय बहुपद होता है। पद क्या होता है मैं आपको बता दूँ एक बार। देखिए, अगर ये आपका x² + 2x + 3, तो यहाँ पर 3 पद हो गया। पहला पद, ये होगा आपका दूसरा, और ये तीसरा। मतलब हर एक पद के बाद प्लस या माइनस का चिन्ह होता है। तो ये होता है आपका पद। तो एक पद में क्या होता है? सिर्फ एक ही पद होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक पद है 5x, यहाँ पर फिर 7 है, और फिर एक पद क्या है? 3x²। यानी ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद होता है एक पदीय बहुपद कहलाता है। इसी तरह द्विपद बहुपद की बात करें तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद होते हैं द्विपदीय बहुपद कहलाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर 2 पद है। पहले क्या है? 3 है, और दूसरा पद है आपका माइनस के बाद 5x लगा है। तो यहाँ पर 2 पद है, तो ये हो गया आपका द्विपद बहुपद। देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी 2 पद है, यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर भी 2 पद है। अब बात करते हैं त्रिपदीय बहुपद का। ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद होता है त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। देखिए आप एग्जाम्पल, यहाँ पर 3 पद है। पहला पद क्या है? √3xy, फिर प्लस लगा है, फिर दूसरा पद है आपका √2xy², फिर तीसरा पद है √5। इस तरह ये क्या हो गया? 3 पदीय बहुपद हो गया। ठीक है, तो पद के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और 3 पदीय बहुपद। अब घात के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है ये पढ़ेंगे। तो देखिए, घात की संख्या के आधार पर बहुपद को निम्न भागों में विभक्त किया गया है। अचर बहुपद। अचर मैं बताई थी आपको, चर में क्या होता है? x, y या z होता है। अचर में सिर्फ कांस्टेंट नंबर होता है। तो यहाँ पर अचर बहुपद की बात की गई है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद अर्थात x⁻0 का पद होता है। x⁻0 का मान क्या होता है? 1 होता है, और 1 एक कांस्टेंट है यानी अचर पद है। तो इसलिए क्या होगा? अचर बहुपद कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे 3 - 7 और 5/4, ये सब क्या होगा? अचर बहुपद होगा, यानी सब क्या है? ये कांस्टेंट नंबर है। उसके बाद से सेकंड आपका आता है एक घात बहुपद, जिसे हम रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। याद रखिएगा, एक घात बहुपद को रैखिक बहुपद भी बोला जाता है। उसमें क्या होता है? चर राशि यानी x का घात 1 होता है। यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का घात 1 होता है एक पद बहुपद या फिर रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे इक्वेशन देखें तो ये आपका हो जाएगा 4x + 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पर चर राशि यानी x का घात कितना है? 1 है। ठीक है, थर्ड होता है आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का घात 2 होता है द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे आपका हो गया x² + 4x + 5। तो यहाँ पर क्या है? x का घात 2 है, तो ये आपका कहलाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है, x क्या है? चर राशि है, और चर राशि का घात कितना है? 2 है। सबसे ज़्यादा जो घात होता है वो देखते हैं। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, जैसे द्विघात बहुपद में पदों की संख्या कितनी होती है?
अधिकतम पदों की संख्या 3 होती है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, द्विघात बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या कितनी होती है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर 3 पद है। ठीक है, पद क्या होता है ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। पहला पद क्या है, x², फिर है आपका दूसरा पद 4x और तीसरा पद है 5। तो आपको याद रखना है, द्विघात बहुपद में पदों की संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम पदों की संख्या 3 हो सकती है। और द्विघात बहुपद किसे बोलते हैं, जहाँ पर चर राशि का घात 2 होता है। ठीक है, वो द्विघात बहुपद कहलाता है। उसके बाद से आपका आता है त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद में सेम ऐसे ही है, जिस चर राशि का घात, जिस इक्वेशन में चर राशि का घात क्या होता है, 3 होता है, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे आपका एक हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा x³ + 5x² + 2x + 8। तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में चर राशि यानी x का घात कितना है, 3 है, सबसे ज़्यादा है 3 घात वाला, इसलिए ये हो जाएगा आपका त्रिघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद में पदों की संख्या कितनी होती है, देख सकते हैं आप, अधिकतम पदों की संख्या 4। याद रखना है आपको, त्रिघात बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या 4 होती है। अब आता है हमारा चतुर्घात बहुपद। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें 4 राशि की अधिकतम घात हो, चतुर्घात बहुपद कहलाता है। मतलब समझ में आया आपको। देखिए, जैसे यहाँ पर है आपका x⁴ + 2x³ + 3x² + x + 5। यहाँ पर x क्या है, अधिकतम घात है, वो 4 वाला है, इसलिए ये हो जाएगा आपका चतुर्घात बहुपद। ठीक है, और यहाँ पर पदों की संख्या कितनी हो सकती है, चतुर्घात बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या आप देख सकते हैं कितना है, 5 है। तो ये भी आपको याद रखना है कि चतुर्घात बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या 5 हो सकती है। इसी तरह हम n घातीय बहुपद की बात करें तो आपका ये हो जाएगा, एक चर राशि में n घातीय बहुपद क्या कहलाता है, n घातीय बहुपद कहलाता है। अगर किसी चर राशि में घात कितना हो, n हो, तो वो हमारा कहलाएगा n घातीय बहुपद। ठीक है, और n घातीय बहुपद में पदों की संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम पदों की संख्या हो सकती है n + 1। ठीक है, लास्ट आता है आपका शून्य बहुपद, यानी सभी गुणांक शून्य हो तो वो आपका शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपका ये आपका x है और यहाँ पर गुणांक में कुछ भी 0 आ गया, x² 0 x² लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे बहुपद के प्रकार। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं हम। सबसे पहले क्या पढ़े थे, बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, यानी चर राशि का घात सबसे ज़्यादा होता है वही बहुपद की घात कहलाता है। और पदों की संख्या के आधार पर बहुपद को 3 भाग में बांटा गया था। वह बहुपद जिसमें एक शून्येतर पद होता है उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका वह बहुपद जिसमें 2 शून्येतर पद होते हैं, क्या कहलाता है आपका, द्विपद बहुपद कहलाता है। और तीसरा है आपका वह बहुपद जिसमें 3 शून्येतर पद होते हैं, त्रिपद बहुपद कहलाता है। ये मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा चुकी हूँ, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। और फिर है आपका चरों की संख्या के आधार पर आपको बताई थी, शून्य घात के बहुपद को अचर बहुपद कहा जाता है। ठीक है, जैसे 4 हो गया आपका या फिर 7 हो गया, ये क्या होगा आपका अचर बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इसमें चर राशि नहीं है, यानी x या y नहीं है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है अचर बहुपद। फिर हम पढ़े थे एक घात वाले बहुपद, जिसे हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। एक घात मतलब
जैसे आपका 4x + 5 हो गया। यहाँ पर चर राशि है x और इसका घात कितना है 1 है, तो इसलिए ये आपका होगा रैखिक बहुपद। फिर पढ़े थे हम घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, और फिर पढ़े थे हम घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसी तरह 4 घात वाले बहुपद को चतुर्घात बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट एक बात और याद रखिएगा, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला इसमें यूज होता है बहुपद में। देखिए, मूलों का योग, मान लीजिए 2 मूल है अल्फ़ा और बीटा, तो मूलों का योग होता है अल्फ़ा + बीटा = -b/a, और मूलों का गुणनफल होता है c/a। ठीक है, अब यहाँ पर ba और c है क्या, मान लीजिए एक द्विघात बहुपद है x² + 4x + 2। ठीक है, ये है आपका समीकरण। तो यहाँ पर a होता है x² का गुणांक और b होता है जो x के गुणांक में होता है, यानी यहाँ पर b हो जाएगा आपका 4, और c होता है जो आपका ये लास्ट होता है वो। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इतना याद रखिएगा, मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा + बीटा -b/a, और मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा × बीटा = c/a होता है। इसके अलावा और आपको 2-3 बातें याद रखनी है। इसके अलावा आपको याद रखना है द्विघात बहुपद का समीकरण कैसे निकालते हैं। मान लीजिए 2 आपको मूल दे रखे हो अल्फ़ा और बीटा, और समीकरण पूछा जाए तो फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का x² - मूलों का योगफल, मूल क्या है आपका अल्फ़ा और बीटा का योगफल × x + मूलों का गुणनफल। ये आपका होता है द्विघात बहुपद का द्विघात का समीकरण। ठीक है, एक तो आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है, मान लेते हैं द्विघात समीकरण क्या है x² + 3x + 5 है। ठीक है, तो यहाँ से 3 बातें आपको याद रखना है। अगर b² - 4ac = 0 हो, ठीक है, अब b क्या है यहाँ पर 3 है, c है 5 और a क्या है x² का गुणांक मान लेते हैं 1 है। इतनी बात समझ में आ गई आपको a, b और c इस इक्वेशन में कौन कौन से हैं। जब b² - 4ac 0 के बराबर आएगा तब मूल वास्तविक होगा और आपस में बराबर होगा। याद रखिएगा, मूल वास्तविक होगा और आपस में बराबर होगा। अगर b² - 4ac ग्रेटर देन आ जाएगा 0 से, ठीक है, अर्थात धनात्मक संख्या कोई आएगा। अगर इसका मान कोई धनात्मक संख्या आता है तो क्या होगा आपका, धनात्मक संख्या में भी आपको याद रखना है कोई पूर्ण वर्ग ना आए, मतलब धनात्मक संख्या में 3 आ जाए पर 4 ना आए, तब क्या होता है कंडीशन, तब समीकरण के मूल वास्तविक और अपरिमेय तथा असमान होगा। ठीक है, कब, जब b² - 4ac का मान ग्रेटर देन 0 हो, यानी कोई धनात्मक संख्या हो, और धनात्मक में भी पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, जैसे 4 ना हो, 9 ना हो, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग होता है। 4 किसका वर्ग होता है 2 का, और 9 3 का वर्ग होता है। तो ऐसा धनात्मक संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो, तब क्या होगा, ये समीकरण वास्तविक, अपरिमेय तथा असमान होगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है और इसका मान कोई पूर्ण संख्या है, मतलब धनात्मक भी है और पूर्ण संख्या है, मान लीजिए 4 है, 9 है या फिर 16 है, पूर्ण वर्ग है मतलब, ठीक है, सॉरी पूर्ण वर्ग है, तब क्या होगा, तब मूल वास्तविक
परिमेय और असमान होगा। ठीक है, अंतर क्या है दोनों में? अगर पूर्ण वर्ग नहीं है, ध्यान से सुनिए, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है और धनात्मक है तब मूल अपरिमेय, वास्तविक और असमान होगा। और अगर पूर्ण वर्ग है और धनात्मक है तब वो वास्तविक, परिमेय और समान होगा, असमान होगा। ठीक है, दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि अगर पूर्ण वर्ग है तो वो परिमेय है और पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय है, और वास्तविक और असमान दोनों में फॉलो होगा। लास्ट है, अगर b² माइनस 4ac का मान लेस देन 0 है, यानी ऋणात्मक संख्या है b² माइनस 4ac का मान, तब क्या होगा? मूल वास्तविक नहीं होंगे अर्थात काल्पनिक होगा। बस इतना आपको याद रखना है। बहुपद से संबंधित ये सारे बेसिक कंसेप्ट थे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं MCQ लेकर आऊँगी और बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि अगर मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।